जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 15 अक्टूबर 1956 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया था, जिसमें बाबा साहब का काफी सम्मान किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस सभा में बोलते हुए कहा कि नागपुर शहर और इस प्रांत के साथ मेरा खास संबंध नहीं है, मेरा राजनीतिक संबंध भी नहीं है। इस प्रांत के साथ मेरा इतना ही संबंध है कि यहाँ मेरे कुछ लोग रहते हैं। इस प्रांत के लिए मैंने कोई खास बात नहीं की है। मैं म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं था, इसलिए म्युनिसिपल कामकाज के बारे में मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मजाकिये लहजे में कह रहे हैं और इस पे काफी हंसी भी हुई। इस अवसर पर 2 शब्द किस विषय पर सुनाऊं, इस बारे में मैं सोच रहा था। इस बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि म्युनिसिपैलिटी के कामकाज और देश के कामकाज में बहुत अधिक समानता है। इसलिए इस प्रसंग में मैं आपको देश के कामकाज के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। भारत में मेरे जैसे विद्वान हैं, लेकिन आपने अभिनंदन पत्र भेंट कर मेरा गौरव किया, यह आपकी उदारता है। भारत के संविधान को लागू होकर 5 साल बीत चुके हैं। आप सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि यह संविधान चलता कैसे है। बाहरी तौर पर आपको लगेगा कि हमारी और अंग्रेजों की शासन प्रणाली कुछ हिस्सों का अपवाद छोड़कर लगभग एक सी है। वहां वयस्क मतदान पद्धति चलती है। हमारे देश में भी यही प्रणाली लागू है। उस देश में पार्लियामेंट है, हमारे देश में भी पार्लियामेंट है। उस देश की पार्लियामेंट में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं। इसके बावजूद उस देश के प्रशासन में एक फर्क जरूर दिखाई देता है। इंग्लैंड में प्रजातांत्रिक पद्धति है और हमारे यहाँ तानाशाही का उदय हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारे देश के कामकाज में दिखाने में और करने में अलग तरीके से कामकाज चल रहा है। हमारे देश का संविधान किस प्रकार काम करता है, इस बारे में आप सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। लोगों को अब प्रशासन और संविधान के बारे में जागरूक रहना चाहिए। भारत के नए संविधान का मैं निर्माण करता, इसलिए अभिमान से कहता हूं ऐसी बात नहीं, लेकिन निर्माण करता होने के कारण हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा है। सोचते हुए कभी यह भी लगता है कि इस देश का आखिर क्या होगा, और एक भयानक तस्वीर आंखों के सामने साकार होती है। अब मुझे चुनाव का शौक नहीं रहा। मैंने राजनीति देखी है। कांग्रेस के शासन में जात पात के भेदों के कारण इस देश की राजनीति अब ऐसी बनी है कि अल्पसंख्यक जनजातियों के जीने का कोई सहारा नहीं रहा। इसके बावजूद मैं राजनीति से अलग नहीं होऊंगा। जातिवाद के कारण कई बार मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ा। इसके बावजूद मैं लड़ूंगा। मैं अपनी राजनीति जारी रखूंगा। बल्ला छोड़कर मैं तंबू में लौटूंगा नहीं। हंसी और तालियां। मैं इंग्लैंड का प्रशासन और अपने देश के प्रशासन के बारे में बता रहा था। इंग्लैंड और भारत में प्रमुख फर्क यह है कि हमारे यहाँ मतदाता को उम्मीदवार चुनने का अधिकार है, ऐसा लगता है। वहां के मतदाता ही उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। उनके चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं, उन्हें कौन सा उम्मीदवार कैसा है, उसकी शिक्षा कहां तक हुई है, उसका चाल चलन या चरित्र कैसा
है, उसमें समाज सेवा भाव कितना है आदि बातों की जानकारी होती है। उसी के आधार पर वे अपना उम्मीदवार चुनते हैं। हमारे देश में इस बारे में कुछ और ही तरह का मामला है। किस चुनाव क्षेत्र से कौन से उम्मीदवार को खड़ा करना है, इसकी आजादी अभी तक हमारे मतदाताओं को नहीं है। आज कांग्रेस की चुनाव संबंधी जो नीति है, उससे आपको पता चलेगा कि किस चुनाव क्षेत्र से किसे खड़ा किया जाए। इस बात का फैसला दिल्ली हाई कमान करती है। इस बारे में चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को कोई जानकारी नहीं होती। हाई कमान द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसने कुछ कालाबाजारी किया है या नहीं, घोटाला किया है या नहीं, वह भ्रष्टाचारी है या नहीं, समाज की भलाई के लिए वह विधानसभा अथवा लोकसभा में जनहित के मामला उठाएगा या नहीं, आदि बातों से कांग्रेस हाईकमान ने लोगों का कोई ताल्लुक बाकी नहीं रखा है। हम जिसे कहे उसे आपको वोट देना ही पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस हाईकमान का वसूल है। कांग्रेस अगर किसी गधे को भी उम्मीदवार बनाती है तो आप उसे अपना वोट देंगे। सड़क के खंभे को वोट देने के लिए कांग्रेस कहे तो सड़क के खंभे को भी अपना वोट देंगे। क्या इसी को आप प्रजातंत्र कहते हैं? यह प्रजातंत्र पर खुला प्रहार है। ऐसी पद्धति राष्ट्र के लिए घातक है। उम्मीदवार को चुनने का अधिकार चुनाव क्षेत्र को ही होता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। इंग्लैंड में पार्टी ही नेता का और मंत्री का चुनाव करती है। हमारे यहाँ नेता अपने सहयोगी चुनने के अधिकार की मांग करते हैं और उस पर शान से अमल भी करता है। यह खुलेआम चल रही तानाशाही है। इसलिए आज कांग्रेस सत्ता में है। जिस प्रकार यहाँ का कामकाज चलता है और आप खुद कांग्रेस के हाथ में सारे सूत्र सौंपते हैं, उसके आधार पर आपको साफ तौर पर किसी के द्वारा बताए जाने की जरूरत है कि आप मूर्ख हैं। भारत कहां जा रहा है? कांग्रेस की राजनीति का एक और उदाहरण लीजिए। हमारे मुंबई राज्य के मोरारजी देसाई कहते हैं कि मुझे निर्विरोध चुनिए और जिसे मंत्री बनाना होगा मैं तय करूंगा। एक बार चुनने के बाद मेरे कामकाज में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब इसे क्या कहेंगे, आप ही तय कीजिए। कल मान लीजिए कि मोरारजी देसाई को चुना गया और वे अगर अपने मंत्रिमंडल में किसी कुत्ते की नियुक्ति करें, तब भी किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यही उनके कहने का मतलब हुआ। इंग्लैंड की प्रशासन पद्धति हमने अपनाई है तो उसमें यह क्या चल रहा है? उस जगह सत्ता पक्ष के सदस्य पार्लियामेंट में पहली पंक्ति में बैठते हैं। उनकी अनुमति से ये बातें तय की जाती हैं। किसी को एक बार चुने जाने के बाद कोई भी उसमें दखल नहीं देगा, ऐसा वहां कोई किसी से नहीं कहता और ऐसा कहना माना भी नहीं जाएगा। लेकिन मोरारजी देसाई जैसे लोगों का कहना है कि वे जो कहेंगे वही होगा। कल अगर मोरारजी देसाई मरे तो क्या उनकी जगह खाली रखी जाएगी? पहले विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। जर्मनी में हिटलर की तानाशाही थी। उसके अकेले की मर्जी के अनुसार उसे प्रशासन चलाना था। मोरारजी कहां कुछ अलग कह रहे हैं। ऐसे अजीब वकाये इसी देश में और कांग्रेस के जरिए ही हो सकते हैं। कई लोग इसके क्या भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे इसके बारे में जानते तक नहीं है।
कांग्रेस की वर्तमान सरकार की सुएज नहर के बारे में नेहरू की नीति की बात लीजिए। मिस्र के राष्ट्रपति नसेर ने उस नहर का राष्ट्रीयकरण किया। उसका समर्थन कर नेहरू ने आप परिपक्वता का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि दुनिया का व्यापार जिस नहर के मार्ग से होने वाली यातायात पर निर्भर करता है उसे किसी राष्ट्र के नियंत्रण में होना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में होना चाहिए। भारत का बहुत बड़ा व्यापार इसी नहर के रास्ते होता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इसे सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कीजिए, ऐसा सब लोग कहते हैं। लेकिन अगर नासिर ने भारत के पानी के जहाजों की नहर से आवाजाही रोक लगा दी तो सोचिए हमारी विकास योजनाओं का क्या होगा। आज नासिर आपका दोस्त है, कल अगर वह नहर से हमारा यातायात बंद कर दे तो हमारा क्या होगा। इस देश में भक्ति योग बहुत जड़े जमा चुका है। भारत का संविधान तैयार होने के बाद इस बारे में मैंने पार्लियामेंट में आखिरी बार भाषण दिया था, जिसमें मैंने इसकी मीमांसा की थी। राजनीति में भक्ति को भक्ति पूजा का रूप प्राप्त होता है, उससे तानाशाही के निर्माण होने का डर होता है। इसलिए उस वक्त मैंने इशारा किया था कि हमें बहुत अधिक जागरूक रहना होगा। चमत्कार भरी बातों को गैर जरूरी महत्व दिया जाता है। गटर का पानी पीने वालों को गटर में ही ब्रह्मा दिखाई देता है, उसी को महासाधु कहा जाता है। हमारे देश में ऐसी ही पूर्व परंपरा चली आ रही है। जमीन के टुकड़े इकट्ठे करता है, कंकड़ पत्थर इकट्ठा करता है, क्या है उसका नाम। श्रोताओं में से आवाज आती है कि विनोबा भावे। हाँ, वही विनोबा भावे। क्या इकट्ठा किया है उसने। एक तरफ नाक बहती है और वह भाषण देता है। देश की राजनीति से उसका क्या ताल्लुक है। पार्लियामेंट किस लिए है। उसके लिए पार्लियामेंट क्यों नहीं कर देते। ये आदमी जगह जगह घूमकर भूदान के लिए जमीनें इकट्ठा कर रहा है। अगर इतना ही इसका कौतुक है तो लोग उन्हें भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते। विनोबा भावे प्रधानमंत्री बने और देश का जमीनों से संबंधित सवाल हल करे, वरना यह बेकार में लड़ाई करवाना छोड़ दे। इस देश में बाबाओं के पीछे लोग पागल हैं। किसी आदमी ने कुछ विचित्र किया तो वह चमत्कारी पुरुष बन जाता है, लेकिन अगर किसी ने साफ कपड़े पहने, पीने के लिए साफ पानी चाहिए कहा तो उसे घमंडी कहा जाता है। यह देश ऐसी अजीब सोच के बीच फंसा हुआ है। इसलिए सबको जागरूक रहकर ऐसे मामलों को रोकना चाहिए। हमने नया संविधान बनाया है, इस नए तरीके के बारे में हमें तजुर्बा नहीं है। बेहद सावधानी पूर्वक अगर उसे लागू नहीं किया गया तो देश का विनाश होगा। केवल सफेद टोपियों से काम नहीं चलेगा। पूरे राष्ट्र को बैठकर राजनीति का अध्ययन करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल जवाहरलाल नेहरू को ही अकल मिली है। जवाहरलाल नेहरू से अधिक बुद्धिमान बहुत लोग हैं। मैं 5 सालों तक कैबिनेट में था। मुझे 5 सालों तक का अनुभव प्राप्त है। अब मेरे देखने लायक बाकी कुछ नहीं बचा है। हफ्ते में एक बार मैं कांग्रेस की बैठक में उपस्थित रहा करता था। जवाहरलाल नेहरू को अच्छी तरह जांच परख कर देखा है। उसका सिर बस पोले कद्दू की तरह है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू की नाक सीधी है, रंग सुंदर गोरा है, इसलिए उसका महत्व अधिक होता है तो बात अलग है।
लेकिन नेता को बुद्धिमान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, देश का कार्य करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे तो कई मिल जाएंगे, लेकिन आपको तो वही चाहिए ना। बात विषय से हटकर हो रही है, ऐसा अगर किसी को लगे तो वे मुझे माफ करें। आप हो सकता है मुझे वोट ना दे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस देश की जातिगत राजनीति में हमारी कोई जगह नहीं है। राजनीतिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, ऐसा हमारा हाल है। जीवन के 5 साल मैंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में गुजारे और 10 साल केंद्रीय विधिमंडल में सदस्य बनकर रहा हूं। अब मेरे देखने लायक कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मेरी संतुष्टि हो चुकी है। राष्ट्र की हानि न हो, इसलिए मैं यह सब करता हूं। आज कांग्रेस सत्ताधारी है, आगे भी वह उसी प्रकार सत्ता में रही तो इस देश में आग लगे बगैर नहीं रहेगी। इस देश का जलना तय है। आखिर में अस्थायी समिति के सदस्य श्री चौधरी ने धन्यवाद किया। आभार व्यक्त करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे क्या क्या और कैसी कैसे बातें चलती हैं, कांग्रेस कैसे तानाशाही की ओर बढ़ रही है, इसके बारे में हमें डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से यकीन हो चला है। इसका विरोध करने के लिए हम सबको जागरूक रहना होगा। डॉक्टर अंबेडकर को देश कार्य करने के लिए दीर्घायु का लाभ हो, ऐसी मैं कारपोरेशन की ओर से प्रार्थना कर धन्यवाद अर्पित करने का कार्यक्रम संपन्न करता हूं।